नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc बीएड वाला पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके सामने नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग वाले चैप्टर में, जो एक हमारा आज का टॉपिक है वो है मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो ये शिक्षण सूत्र जो है मैक्सिम ऑफ टीचिंग को कहा जाता है। एक तरीके से बोला जाएगा कि ये क्या है, पढ़ाने का एक, जो आप पढ़ा रहे हैं उस चीज को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो बोलेंगे उनकी क्या ऐसा है। तो आप चलो शुरू करते हैं। जो पहला है वो है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन से जो मतलब है, उसका मतलब है कि ज्ञात से अज्ञात। मतलब जिस चीज को आप पहले से जानते हो, पहले उस चीज को समझा जाए और बाद में जिस चीज से आप अनजान हो उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, है ना। तो नोन टू अननोन का जो ये मतलब है वो है किसी चीज को इस तरह से सीखना या समझना कि जो आप पहले से जानते हैं उसे शुरू करके उन नई और अपरिचित बातों तक पहुंचना जिन्हें आप नहीं जानते। यह एक शिक्षण सिद्धांत है जहां एक नई अवधारणा को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर पेश किया जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे नोन से अननोन का मतलब क्या था। ओके, दूसरा है जो यहां पर वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। सिंपल को हम बोलते हैं जो साधारण होता है, जो इजी होता है ना। और कॉम्प्लेक्स मतलब जो कठिन होता है या फिर जो असाधारण होता है। तो इसमें सिंपल आप देख रहे होंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाना, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक शिक्षण सूत्र है जिसका अर्थ है किसी विषय को छात्रों को पहले आसान या सरल चरणों में सिखाना चाहिए। ओके, कि सिंप्लिसिटी के साथ सिंपल मैनर में क्या है, सिखाना चाहिए और फिर धीरे धीरे कठिन या फिर हम बोल सकते हैं कि जटिलता या फिर जटिल चरणों की ओर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यह तरीका छात्रों में आत्मविश्वास और रुचि बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे वे जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। मतलब वही कि पहले सरल चीजों को पढ़ा जाए, समझा जाए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मतलब जो टफ चीजें हैं या फिर जो कठिन चीजें हैं या फिर जो जटिल चीजें हैं उनको समझा जाए, पढ़ा जाए। ओके, अब अगर पहली आप क्या बोलते हैं, एक इजी चीज को ना पढ़कर एकदम टफ चीज को पकड़ लेंगे जो आपके समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर आप टफ चीज में ज्यादा फोकस कर देंगे, इजी चीज को नहीं समझेंगे और कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में तो आने वाला है नहीं। तो ये इसलिए आपको बताया गया कि इस तरीके से किया जाना चाहिए। अब तीसरा है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। ओके, तो अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जो एनालिसिस टू सिंथेसिस जो हम जा रहे हैं, ये शिक्षण के एक तरीके को संदर्भित करता है। ओके, जहां पहले किसी जटिल अवधारणा को सरल भागों में तोड़ा जाता है। मतलब किसी भी चीज को आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, उसको तोड़ोगे, ताकि तोड़ तोड़कर विभाजित करोगे। जब आप फिर उन भागों को एक साथ जोड़कर एक पूर्ण और समझ योग्य संपूर्ण बनाया जाता है ना। और जब उन पार्ट्स को जो आपने तोड़ा था, आपने जो डिवाइड की थी चीजें, उनको आप एक साथ जोड़कर पूरा मिलकर पढ़ रहे हैं, जिसे संश्लेषण बोलते हैं। यह सिद्धांत छात्रों को किसी भी विषय को समझने और उसका एक एकीकृत ज्ञान प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे किसी वाक्य में विभिन्न भागों को तोड़कर विश्लेषण करना और फिर उन्हें वापस एक पूर्ण वाक्य में संश्लेषित करना। ओके, तो ये एक कैसा तरीका है जिसमें आप क्या करेंगे, चीजों को पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उन पार्ट्स को कंबाइन कर कर समझेंगे, पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, समझ में क्या आ रहा है। ओके, तो ये क्या था, एनालिसिस से सिंथेसिस था। ओके, अब आएगा पर्टिकुलर टू जनरल। अब आप देखिए पर्टिकुलर टू जनरल मतलब विशिष्ट से सामान्य। अब पर्टिकुलर का आपका देखो क्या समझ में आ रहा होगा मीनिंग, कि पर्टिकुलर एक चीज, हम नहीं बोलते कि पर्टिकुलर एक चीज पर आप फोकस करो, कि एक चीज को आपने पर्टिकुलरली पकड़ लिया है और उस चीज पे फोकस कीजिए। तो अब देखो
ये जो पर्टिकुलर टू जर्नल है ये शिक्षण का सूत्र है, एक सूत्र है जिसका अर्थ है कि विशिष्ट उदाहरणों से शुरू करके फिर असामान्य सिद्धांतों तक पहुंचना। मतलब कि आप पहले एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सामान्य चीजों पर जाओगे। एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के, जैसे आप पकड़ लो पर्टिकुलर की एक सेब होता है, उसके बाद आप सामान्य चीज में जाओगे, मतलब कि सेब क्या होता है, एक फल होता है। तो पहले पर्टिकुलैरिटी पे आप फोकस करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक जर्नल टर्म में जाएंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर टू जर्नल के अंदर ये आता है। अब आएगा इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव में कैसे होगा, आगमन से निगमन की ओर। अब देखो, इंडक्टिव चीजें जब आप पढ़ोगे, इंडक्टिव तरीके से आप पढ़ोगे, तो इंडक्टिव चीजों में क्या होता है, पहले आप हमेशा किसी भी चीज का क्या पढ़ते हो, उदाहरण पढ़ते हो। तो आप उदाहरण पढ़ोगे, उसके बाद आप उसके नियम वगैरह जो भी रिलेटेड चीजें होंगी उनको समझोगे। तो पहला फोकस आप जब इंडक्टिव में पढ़ोगे तो आप पहले उदाहरणों को समझोगे, उसके बाद उसके रूल्स, उसकी डेफिनेशन, जो भी चीज होगी आप उसको पढ़ोगे। और अगर आप डिडक्टिव पढ़ोगे पहले, तो डिडक्टिव में पहले आप रूल्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग ठीक प्रकार से समझोगे, तब आप क्या आओगे, उदाहरण पे आओगे। इंडक्टिव में पहले उदाहरण, बाद में रूल्स। डिडक्टिव में पहले रूल्स, बाद में उदाहरण। ओके, तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव मैक्सिम का अर्थ है कि शिक्षण या तर्क में दो तरीके हैं जो एक साथ काम करते हैं। आगमन, दैट इज इंडक्टिव, जहां आप विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर बढ़ते हैं, और निगमन, दैट इज डिडक्टिव, जहां आप सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों पर जाते हैं। एक साथ उपयोग किए जाने पर आगमन विधि से नियमों का निर्माण होता है, और फिर निगमन विधि उन नियमों को विशिष्ट स्थितियों पर लागू करने के लिए उपयोग की जाती है। ओके, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इंडक्टिव डिडक्टिव का मीनिंग क्या होता है, कैसे किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। पहले अगर इंडक्टिव पढ़ा जाएगा तो उसमें उदाहरण पहले पढ़े जाएंगे, बाद में रूल्स पे फोकस किया जाएगा, डेफिनेशन पे फोकस किया जाएगा। और अगर डिडक्टिव को आप पहले पढ़ेंगे तो पहले रूल्स, डेफिनेशन पढ़े जाएंगे, उसके बाद आप उदाहरणों पे फोकस करोगे। ओके, अब है होल टू पार्ट। नेक्स्ट जो आता है वो होल टू पार्ट, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश आप समझ लोगे, पहले एक चीज को एज अ होल पढ़ोगे, तब आप उसके एक हिस्से पे आओगे। ओके, जैसे कि मैं आपको बोलूं, पहले एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप बोलोगे कि ये ह्यूमन बॉडी है, आप ह्यूमन बॉडी में एज अ होल उसको देख रहे हैं कि हाँ ये पूरा एक शरीर है। तब अगर आप पार्ट्स में आओगे तो बोलेंगे कि हाँ ये हाथ होता है, ये पैर होता है, ये आंखें होती है, ये टांगे होती है, तब आप उस पर क्या करोगे, फोकस करोगे। तो होल टू पार्ट शिक्षण का एक सिद्धांत है जिसमें शिक्षक पहले एक पूरी अवधारणा का परिचय देते हैं और फिर उसे समझाने योग्य छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। यह गोल्डस्टार्ट सिद्धांत पर आधारित होता है, जो मानता है कि हम पूरे को भागों के रूप में देखने से पहले समग्र रूप में देखते हैं, जिससे सीखना अधिक प्रभावित होता है। ओके, बाद में हम जैसे क्या बोलते हैं, पहले हम एक को पूरी चीज देखेंगे कि अच्छा कि ये पूरा इंडिया का मैप है, आपने एज अ होल ले लिया कि आप पूरा इंडिया का मैप है। उसके बाद आप पार्ट्स देखोगे कि हाँ इसमें जो क्या है, राज्य आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या है, स्टेट से मिलकर ये बना हुआ है। तो जैसे अगर आप पहले मैप में फोकस करेंगे कि और आप देखेंगे कि आप क्या बोलते हैं, पहली बोलने जाएंगे कौन सा राज्य है, क्या है, कौन सा शहर है, तो उस पर फोकस ना करके पहले आप इंडिया का जो मैप है उसको एज अ होल देखेंगे। ओके, तो ये था होल टू पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। ओके, तो मूर्त से अमूर्त की ओर अब हम इसमें देखेंगे जो कंक्रीट टू क्या बोला गया है, एब्स्ट्रैक्ट बोला गया है। तो ये सीखने का क्या है, एक सिद्धांत है जिसमें शिक्षक छात्रों को पहले ठोस और मूर्त उदाहरणों से सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे अमूर्त और काल्पनिक दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अवधारणों की ओर बढ़ते हैं। यह से एक सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे पहले ठोस वस्तुओं के बारे में सीखते हैं, फिर उन वस्तुओं से संबंधित अमूर्त विचारों को समझते हैं। ओके, तो ये है, तो कॉन्क्रीट टू क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, मूर्त से अमूर्त बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अमूर्त से मतलब है कि काल्पनिक टाइप्स। ओके, पहले हम रियलिटी एक्चुअल में जो चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम चीजों को कनेक्ट करके जो भी बनाएंगे वो समझाएंगे। ओके, अब आएगा इंपेरिकल टू रेशनल। तो पहले आप इंपेरिकल का मीनिंग समझिए। इंपेरिकल टू रेशनल मतलब इंपेरिकल जो होता है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होता है और प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर होती है। सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि आइडियाज के उस पे बेसिस नहीं होता है।
इंपेरिकल का अगर हम डील कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी होना किसी चीज में, है ना, कि प्रयोग में आना किसी चीज का, और व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होना किसी चीज का। ओके, तो एक्सपेरिमेंट पर बेस होगा और प्रैक्टिकल पर बेस होगा, एक्सपीरियंस पर बेस होगा, है ना, सिर्फ आइडियाज ही आइडियाज पर बेस नहीं होगा। ओके, तो इंपेरिकल टू रेशनल अब हम पढ़ेंगे अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर। ओके, रेशनल मतलब किसी चीज को तर्क तरीके से, है ना, करना। तो शिक्षण का एक सिद्धांत है ये, जिसका अर्थ है कि शिक्षकों को पहले अवलोकन आधारित दैट इज इंपेरिकल ज्ञान से शुरू करना चाहिए और फिर तर्क संगत दैट इज जिसको हम बोलते हैं रेशनल तर्कों और सिद्धांतों की ओर बढ़ना चाहिए। यह एक प्रक्रिया है जो छात्रों को सरल ठोस अनुभवों से अधिक सामान्य और अमूर्त तार्किक अवधारणा तक ले जाता है, जिससे वे ज्ञान को प्रभावी ढंग से समझते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि पहले चीजों को करो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि इन चीजों को कर कर समझने में ज्यादा सही होता है और तरीके से क्या होता है, समझ में आता है। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। अब एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव क्या है? शिक्षण की क्या है? एक विधि है जिसमें पहले वास्तविक वस्तुओं जैसे कोई जानवर या मशीनरी, कोई भी चीज जो एक्चुअल में रियलिटी में होती है, उन चीजों से परिचय कराया जाएगा। फिर धीरे धीरे चित्रों, मॉडल या फिर अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। यह तरीका छात्रों को ठोस और वास्तविक ज्ञान प्रदान कराता है और खासकर शुरुआती कक्षाओं में, जबकि बड़े छात्रों के लिए यह जानकारी को अधिक सुलभ बनाता है। ओके, तो जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में आप ये देख रहे हैं, जो आपने ये एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा, इसमें आप पहले चीजों को एक्चुअल चीजें बताएंगे कि एक्चुअल रियलिटी में कोई चीज क्या होती है। उसके बाद आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उनसे डील कराएंगे। पहले रियलिटी, पहले एक्चुअल चीजें क्या करती हैं, मैटर करती है। अब आएगा जो नेक्स्ट है, वो है डेफिनेट टू इनडेफिनेट दैट इज निश्चित से अनिश्चित। अब आपके समझ में आ रहा होगा, निश्चित मतलब एक्चुअली में जो चीज है, निश्चित रूप से जो चीज है, से अनिश्चित की ओर जाना। तो शिक्षण में निश्चित से अनिश्चित दैट इज डेफिनेट टू इनडेफिनेट के सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षक को पहले छात्रों को निश्चित, स्पष्ट और सिद्ध अवधारणाएं सिखानी चाहिए और फिर धीरे धीरे उन्हें अनिश्चित या कम स्पष्ट ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। यह विधि सुनिश्चित करती है कि छात्र एक ठोस आधार पर निर्मित ज्ञान प्राप्त करें, जो आत्मविश्वास से अनिश्चित को समझने में मदद करता है। इसका मतलब है कि पहले जो आप समझा रहे हो बच्चों को, एक निश्चित रूप से ठीक प्रकार से एक्चुअल चीजों को समझाया जाए जो होती हैं। उसके बाद हम बोलते हैं ना, कोई चीजें काल्पनिक होती है, कोई चीजें बनाई हुई होती है, कोई चीजें सुनी सुनाई होती है, तो वो चीजें बताई जानी चाहिए। कि मतलब जब लोगों को, जब बच्चों को एक्चुअल चीजें पता होंगी, सही चीजें पता होंगी, जब वो उनको सही तरीके से पहले समझेंगे, उसके बाद जब हम उनको और कुछ समझाएंगे, जो चीजें क्या होती हैं, कभी अनिश्चित होती हैं, उनका होना ना होना निर्भर करता है, या वो थी या नहीं थी, वो होता है, तो तब उन चीजों को क्या होना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट दैट इज प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब जो डायरेक्ट से क्या है, इनडायरेक्ट है, मतलब कि पहले चीजें डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट की ओर बढ़ाई जाए। शिक्षण का प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का सिद्धांत बताता है ये कि शिक्षकों को पहले सीधे मूर्त उदाहरणों और अनुभवों से शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अमूर्त अवधारणाओं और सामान्य नियमों की ओर बढ़ना चाहिए। यह छात्रों को पहले सीधे तौर पर दिखाई देने वाली या प्रत्यक्ष चीजों से परिचित करवाता है और करवाकर उन्हें एक परिचित आधार प्रदान करता है, जिस पर वे अप्रत्यक्ष या अमूर्त ज्ञान का निर्माण करते हैं। डायरेक्टली कोई चीज ठीक प्रकार से बताई जाए, उसके बाद इनडायरेक्टली या फिर घुमा फिराकर या फिर कोई और चीज जो डायरेक्टली नहीं होती है उसको समझाया जाए, लेकिन पहले सटीकता से पढ़ाया जाए, ठीक प्रकार से पढ़ाया जाए, सही एक्चुअल जो चीजें हैं वो बताई जाए। ओके, अब है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल दैट इज मनोवैज्ञानिक से तार्किक। ओके, एक शिक्षण का सूत्र है ये, जिसमें पहले छात्र की रुचि, क्षमता और विकास स्तर पर ध्यान दिया जाता है और उसके बाद विषय वस्तु को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ है कि शिक्षक को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक क्रम मतलब, और फिर तार्किक व्यवस्था पर आगे बढ़ना चाहिए कि उसे पहले जो चीजें एक्चुअल में होती हैं, किस तरीके से हो रही हैं, क्या हो रही है, उन पर फोकस कर फिर उन पर अपना लॉजिक लगाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हैं पहले उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। ओके, ये थे जो 12 मैंने आपको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग समझाए। अब देखो, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड।
अब देखो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो है, ये शिक्षण सूत्र हैं, ये खोजे गए हैं, इनका आविष्कार नहीं हुआ है, ये खोजे गए हैं। दे आर सिंपली स्टेटमेंट्स ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड एज दे इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग। तो जो ये शिक्षण सूत्र है, अगर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो जो टीचिंग में जो है ना, टीचिंग बहुत सही तरीके से होगी। ओके, और ये इंटरेस्टिंग है, इन तरीके से चीजों को बताया जाए, समझाया जाए तो बच्चे बहुत सही तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैंने आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के हेडिंग्स लिखे, मैं उनको आपको समझाऊंगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में। तो प्रिंसिपल्स आप क्या समझते हैं, सिद्धांत, टीचिंग के सिद्धांत क्या हैं। ओके, तो अब देखते हैं, आप जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा समझ में आता रहेगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ओके, देखिए तो सिद्धांत हम जब किसी चीज को रखते हैं तो उस चीज को अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से करेंगे ना, तो वो चीज अच्छी होगी। टीचिंग के सिद्धांत मतलब टीचिंग कैसे कराई जानी चाहिए। कैसे कराई जाने का मतलब ये नहीं कि आप कौन कौन से मेथड टीचिंग में अपना रहे हैं, नहीं, कि बेसिक जो टीचिंग हो रही है पहले, तो एक्चुअल में जो टीचिंग हो रही है वो हो रही है, तो उसको किस तरीके से जो है टीचिंग की जो प्रणाली है वो किस तरीके से की जाए कि टीचर ही जो पढ़ाए तो कैसे बच्चों को वो उस रूप में समझाए जिस रूप में उन्हें समझ में आता है। तो जो सिद्धांत है ना टीचिंग के, वो ये बताते हैं कि एक्चुअल में टीचिंग क्या हो, कैसे हो, क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में क्या है कि अगर आप किसी चीज को प्लानिंग से करते हैं, है ना, अगर एकदम झटपट उस चीज को ना कर किसी चीज को आप प्लानिंग से करते हैं, वो चीज के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो गलत हो, है ना। तो प्लानिंग से यहां पर मतलब है कि एक चीज को वेल प्लान मैनर में किया जाए तो उस चीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं सही होने की, अच्छे होने की, श्योरिटी देने की। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन का जो ये सिद्धांत है वो कहता है कि चीजों को कोरिलेट करके पढ़ा जाए, जोड़कर चीजों को पढ़ा जाए, सिंगली ना पढ़ा जाए कि जैसा आपने कोई टॉपिक समझाया और वो किसी चीज से लिंक करता है तो उसे समझाया जाए। जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए, कोरिलेट किया जाए। हर चीज कोई ना कोई चीज क्या होती है, एक दूसरे में निर्भर करती है, और वो निर्भर करती है तो आपको क्या करना है, चीजों को कोरिलेट करके पढ़ाना है, बच्चों को कोरिलेट करके समझाना है, क्योंकि कोरिलेट करके बच्चों को जब समझाया जाएगा उन्हें बहुत अच्छे से क्या है, समझ में आएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब देखो लर्निंग बाय डूइंग से मतलब क्या है, कोई चीज जब हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर हम उस चीज को करा के दिखाते हैं तो बच्चों की क्या है, समझ में आएगा। बच्चे कर कर सीखेंगे तो बच्चों के दिमाग में वो चीज क्या होती है, ज्यादा जल्दी बैठती है। तो बच्चों को क्या कराया जाए, चीजें कर कर दिखाई जाए, उनको एक्सपेरिमेंटली चीजों कराई जाए तो वो उनके समझ में ज्यादा अच्छे से क्या है, आएगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आप जब क्लास में एंटर होते हैं तो एज अ टीचर आपकी क्या होती है, ड्यूटी होती है कि आप सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलें। और आपको पता होता है कि स्कूल में और क्लास में जो है वो हर बच्चा अपने में अलग है, कोई बच्चा सेम नहीं है, इंडिविजुअली बच्चा डिफर करता है एक दूसरे से। तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को उनके अकॉर्डिंग समझना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग समझाना चाहिए, और किसी का साथ ना छोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास पर फोकस करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस से मतलब है कि अपने में एक संवेदनशीलता, एक कामनेस, एक पेशेंस, एक प्यार, एक अफेक्शन, एक इंटरेस्ट, एक क्या होना चाहिए, बच्चों के प्रति सहानुभूति, बच्चों के प्रति प्यार, लगाव होना चाहिए। जो टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा जो है टीचर से क्वेश्चनिंग करने में, पूछने में झिझके ना। अगर बच्चा झिझक रहा है तो टीचर कहीं ना कहीं एज अ बच्चे की क्या कर रहा है, नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर वो रिलेशन ही क्या हुआ जिसमें बच्चा झिझक रहा है और अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स बच्चा जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो काइंडनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सबसे पहले बच्चों से पहले टीचर को इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा। जिस टीचर ने बच्चों को समझाना है, सिखाना है, बताना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले एक इंटरेस्ट जो है टीचर को बनना होगा, इंटरेस्टिंग
एटीट्यूड, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी टीचर को बनना होगा। उसके बाद पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बच्चों का जगाना होगा, बच्चों को इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाना होगा, ताकि बच्चा जो है वो क्या करे, बहुत सही तरीके से इंटरेस्ट एक एक्टिव होकर चीजों को सीखे। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी से आप मतलब क्या समझते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि वहां हर किसी को अधिकार है, उनके अपने अधिकार हैं। तो द सेम मैनर क्लास में जब बच्चे रहते हैं तो किसी के साथ क्या है, भेदभाव ना किया जाए। सबके अपने अधिकार हैं, सबके अपने हक हैं, सबके पास अधिकार है कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर से जो उनके मन में है वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर करेगा और कुछ बच्चों के नहीं करेगा, नहीं, टीचर सबके लिए सेम है। ओके, कोई इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी ओके नहीं चलेगी क्लास में और नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट गोल। सबसे पहले क्या होता है, अपना एक गोल निर्धारित होना चाहिए टीचर को भी। सबसे पहले क्योंकि पढ़ा रहा है तो टीचर का एक गोल होना चाहिए कि आज मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ओके, और क्या मेरा तरीका होना चाहिए। तो एक गोल सेट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे हुए हैं कि हाँ मन हो गया तो इतना कर दिया, नहीं हो रहा है तो नहीं किया। हर चीज मन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक गोल सेट होना चाहिए कि हाँ इतना इतना मुझे करना है, इतना इतना मुझे कराना है, इतने से इतना हमें ये करना है, इतने से इतना हमें ये करना है। ओके, इन द सेम मैनर टीचर को बच्चों को समझाना चाहिए कि अपनी लाइफ में एक गोल होना चाहिए जिसके पीछे हमें चेस करना चाहिए, जिस गोल को जो हमें मोटिवेट करता रहे, जो हम पे इंटरेस्ट बनाए रखे। एक गोल होना चाहिए कि हम उसके बेसिस पर उसको निर्धारित कर करके करें, अपनी कोशिश करें, अपने प्रयास करें, मेहनत करते रहें। ओके, कि उसमें क्या होता है, सफलता मिलती है। और अगर आप कोई गोल नहीं है, कोई आपका विजन नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है किसी चीज का। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ फीडबैक। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना। तो देखो, फीडबैक का मतलब क्या है, जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, तो टीचर हर बच्चे को भी देखता है और हर बच्चे से भी अनुभव करता है, चीजों को देखता है, समझता है, बच्चों को असेस कर रहा होता है। तो बच्चों को क्या है, टीचर को बच्चों को फीडबैक देना चाहिए, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, कैसे वो अपने परफॉर्मेंस को उभार सकते हैं। जो उनको पढ़ाया गया, समझाया गया, टीचर ने कुछ पूछा और उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, तो टीचर को इस चीज पे भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो फीडबैक जरूर दे। फीडबैक एक की है जो आपको आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। ओके, तो आज मैंने आपको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में समझाया। आशा करता हूं आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा सकूं, आपको समझा सकूं, जितना मेरे से हो सकता है उतना करूं। कभी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। और अब आगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं एमएससी बीएड वाला आपसे इजाजत चाहता हूं जाने की। धन्यवाद।